नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीतिज्ञ बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी आंदोलन के प्रारंभ होने के कारणों पर चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवाद के उदय के कारण और उनका क्या योगदान रहा, इस पर हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि उग्रवादी आंदोलन के उदय होने के क्या कारण थे। जिसे हम पहला ले सकते हैं, अनुदार दल का खराब शासन। भारत में उग्रवाद के उत्थान के सीधे कारण की तलाश अनुदार दल के बुरे शासन में की जा सकती है। 1882 से 1902 ईस्वी तक के समय को छोड़कर, जबकि उदार दल इंग्लैंड में सत्तारूढ़ इंग्लैंड का प्रधानमंत्री सेलिसबरी रहा। श्री R.C. दत्त ने लिखा कि यदि सेलिसबरी स्वयं साम्राज्यवादी नहीं था, परंतु समय के बहाव के साथ बह जाता था जब उसमें विरोध करने की शक्ति नहीं रहती थी। लॉर्ड हैमिल्टन, जो कि लंदन में भारत के कार्यालय का प्रधान रहा, भारत की ओर से उसे कोई सहानुभूति नहीं थी। उसने कर्जन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरा विचार है कि शासन को वास्तविक खतरा अब नहीं बल्कि 50 वर्ष के पश्चात होगा। वह संगठन और आंदोलन के पश्चिमी विचारों का प्रसार और अपनाना होगा। यदि हम शिक्षित हिंदू दल को दो भागों में बांट सकते हैं जिनके परस्पर विरोधी विचार हों, तो हमें इस प्रकार की फूट से अपनी सरकार की वर्तमान पद्धति पर शिक्षा के प्रसार होने वाले लगातार और तीक्ष्ण आक्षेपों के विरुद्ध स्थिति दृढ़ कर लेनी चाहिए। और यह पत्र उन्होंने लिखा था 20 सितंबर 1899 को। दूसरा बिंदु है 1892 में के सुधारों पर असंतोष तथा सरकार द्वारा कांग्रेस की मांगों की उपेक्षा। 1892 के काउंसिल एक्ट के द्वारा जो सुधार किए गए थे वो बहुत अपर्याप्त तथा निराशाजनक थे। उनके द्वारा भारतीयों को कुछ वास्तविक अधिकार नहीं दिए गए। केंद्रीय विधान परिषद तथा प्रांतीय परिषदों में सरकारी बहुमत कायम रखा गया और सरकार सब कार्य अपनी इच्छा के अनुसार कर सकती थी। चुने हुए सदस्य सीधे जनता के द्वारा नहीं चुने जाते थे, बल्कि यूनिवर्सिटियों, नगरपालिकाओं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इत्यादि के द्वारा चुने जाते थे। इसलिए जनता के सच्चे प्रतिनिधि नहीं थे। इसके अतिरिक्त यदि वे चाहते तो भी सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि काउंसिलों में सरकारी अधिकारियों की तुलना में उनकी संख्या थोड़ी थी। बजट और प्रश्न पूछने के जो अधिकार दिए गए थे वे भी अत्यंत सीमित थे। इसलिए कांग्रेस का इन सुधारों से असंतुष्ट होना स्वाभाविक था। 1906 तक कांग्रेस विधान परिषदों के विस्तार, चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि और उनके अधिक अधिकार, न्याय सुधार, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं को भारत में करवाने इत्यादि की मांगें करते रही, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इन मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए कांग्रेस में कुछ नेता जैसे लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ऐसे पैदा हो गए जो इन मांगों के लिए प्रार्थना पत्रों को ब्रिटिश सरकार के सामने भेजना व्यर्थ समझ लगे। लाला लाजपत राय ने इस नई भावना को निम्नलिखित शब्दों में प्रकट किया: भारतीयों को भिखारी बने रहने में संतोष नहीं होना चाहिए और उन्हें अंग्रेजों की कृपा पाने के लिए गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन करने, विदेशी कपड़े के बहिष्कार करने और शिक्षा द्वारा नवयुवकों को संगठित करने के पक्ष में थे। अगला, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। कांग्रेस के नरम दल के नेता
गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय आदि थे। ये ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर भारत के लिए स्वशासन चाहते थे। वे ब्रिटिश राज्य को भारत से समूल नष्ट नहीं करना चाहते थे, उदारवादी, क्योंकि वे महसूस करते थे कि ब्रिटिश राज्य के कारण भारत की अनेक क्षेत्रों में उन्नति हुई। कुछ लोग ब्रिटिश संस्कृति तथा सभ्यता की श्रेष्ठता में इतना विश्वास रखते थे कि वे भारत के साथ इंग्लैंड का संबंध ऊंचे और शानदार उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईश्वरीय देन समझते थे। तिलक, लाजपत राय, अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल इन विचारों की हंसी उड़ाते थे। उन्होंने तो स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और मिसेज एनी बेसेंट ने दिखाया कि किस प्रकार भारत की संस्कृति तथा सभ्यता पश्चिमी संस्कृति तथा सभ्यता से श्रेष्ठ है। किस प्रकार भारत का भूतकाल उज्जवल था और किस तरह यह दोबारा बनाया जा सकता है। अरविंद घोष का कहना था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म और ईश्वर की देन है। बंगाल के नवयुवक काली और दुर्गा को प्रेरक शक्ति मानते थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ द्वारा लोगों को वंदे मातरम का राष्ट्रगान दिया। अगला, भारत का आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने अपने काल में भारत का खूब आर्थिक शोषण किया। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आने से पूरे भारत में लाखों घरेलू उद्योग धंधे प्रचलित थे। अंग्रेजों ने इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने के लिए उन सबको धीरे धीरे अनेक उपायों से समाप्त कर दिया और भारत को केवल कच्चे माल की मंडी बना दिया गया। भारत से कच्चा माल ले जाकर वे अपने कारखानों में उससे अनेक वस्तुएं बनाते थे और उनको लाकर भारत में बेच देते थे। इस तरह से अंग्रेज करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष भारत की निर्धन जनता से कमाते थे। इसका यह स्वाभाविक परिणाम निकला कि भारत निर्धन होता गया और उसमें दिन दूनी रात चौगुनी बेरोजगारी फैलती गई। दादाभाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त तथा अन्य कई नेताओं ने अपनी पुस्तकों और भाषणों में ब्रिटिश सरकार के इस रवैये की तीव्र आलोचना की। अकाल। जब भारत की ऐसी दुर्दशा हो रही थी तो 1896-97 में भी भारत में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। इसका प्रभाव 70,000 वर्ग मील पर पड़ा और इसमें लगभग 2 करोड़ लोग मर गए। इतने भयंकर अकाल को भी दूर करने के लिए सरकार ने वही धीमी कार्रवाई की। इससे लोगों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बहुत सख्त असंतोष उत्पन्न हो गया। प्लेग। अभी अकाल पूरी तरह भी दूर भी नहीं हो पाया था कि पूना में बड़ी मात्रा में प्लेग फैल गया। प्लेग को दूर करने में सरकारी अधिकारियों ने बहुत लापरवाही दिखाई और जनता के सहयोग को प्राप्त करने के लिए कोई यत्न नहीं किया। फलतः इसकी कड़ी आलोचना लोकमान्य तिलक द्वारा अपने समाचार पत्र केसरी में की गई। इन सब बातों का परिणाम यह निकला कि एक नवयुवक दामोदर हरि चापेकर ने भड़क कर पूना के प्लेग कमिश्नर रैन और उसके सहायक लेफ्टिनेंट एस्ट की हत्या कर दी। उस नवयुवक को फांसी की सजा दी गई। तिलक पर भी उस नवयुवक को भड़काने का आरोप लगाया गया और उनको 18 महीने की सख्त कैद की सजा दी गई। इसके अतिरिक्त पूना में दंड देने वाली पुलिस ठहरा दी गई। इससे जनता में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बहुत क्षोभ फैला। अगला, लॉर्ड कर्जन तथा अन्य वायसरायों की दमनकारी नीति। लॉर्ड लैंसडाउन तथा एलिग्न के काल में दमनकारी कानून बनाए गए जिससे जनता बहुत दुखी हुई। लॉर्ड एलिग्न के काल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, परंतु उसने जनता के दुखों को परवाह न करके सेना को बढ़ाने और दिल्ली में एक शानदार दरबार लगाने पर लाखों रुपए खर्च कर दिया। इसलिए लाल मोहन घोष ने 1903 ईस्वी में मद्रास कांग्रेस में
अपना अध्यक्षीय भाषण देते हुए सरकार की तीव्र आलोचना की और कहा कि जितने लाखों रुपया दिल्ली दरबार पर खर्च किया गया, यदि उससे आधा भी अकाल को दूर करने पर खर्च किया जाता तो लाखों नर नारियों की जान बच जाती। क्या इंग्लैंड, फ्रांस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार इतना पैसा ऐसे दरबारों पर नष्ट करती जबकि देश में लाखों व्यक्ति भूख से मर रहे हों? 1898 से 1905 तक काल लॉर्ड कर्जन का रहा और इसके काल में अनेक दुर्घटनाएं हुई जिन्होंने जलते हुए पर तेल का काम किया। उसने ऑफिशियल सीक्रेट्स बिल पास किया जो न्याय के बिल्कुल विरुद्ध था। 1899 में उसने कलकत्ता निगम विधेयक पास करवाया जिससे उसने निगम की स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और ब्रिटिश अधिकारियों का कंट्रोल बढ़ा दिया। 1904 में उसने यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया जिससे यूनिवर्सिटियों की आंतरिक स्वतंत्रता नष्ट कर दी गई और उन पर सरकारी कंट्रोल स्थापित कर दिया गया। उसकी सीमांत नीति तथा तिब्बत पर चढ़ाई जनता में बहुत ही अप्रिय बातें थी। फरवरी 1905 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के दीक्षांत भाषण में उसने कहा कि सत्य का उच्च आदर्श अधिकतर पश्चिमी विचार है। इस आदर्श ने पहले पश्चिमी नैतिक परंपरा में उच्च स्थान लिया, बाद में यह आदर्श पूर्व में भी आया और जहाँ पहले चालाकी और कुटिलता आदर पाती थी। इस भाषण से जनता में बहुत रोष व्याप्त हो गया और भारतीयों के एक प्रतिनिधिमंडल ने लॉर्ड कर्जन से मुलाकात की आज्ञा मांगी ताकि उसे भारतीयों के वास्तविक चरित्र का ज्ञान कराया जा सके, परंतु उसने मिलने से ही इनकार कर दिया। अगला, बंगाल का विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। बंगाल लॉर्ड कर्जन के समय का एक बहुत बड़ा प्रांत था और उसमें सारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर शामिल था। इतने बड़े प्रांत का शासन ठीक तरह से चलाना संभव नहीं था, इसलिए उसको बांटना आवश्यक था। परंतु लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य न केवल शासन सुविधा के लिए बंगाल को बांटना था, अपितु वह हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डलवाकर बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलना चाहता था। इस हेतु उसने पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को भड़काया जहाँ उनका बहुमत था। उसने मुसलमानों को बताया कि बंगाल के बंटवारे से पूर्वी बंगाल में उनका बहुमत हो जाएगा और उन पर हिंदुओं की प्रधानता नहीं रहेगी। पूर्वी बंगाल गवर्नर सर बैम्फाइल्ड फुलर ने कहा कि उसकी 2 स्त्रियां, एक हिंदू और दूसरी मुसलमान, किंतु दूसरी को अधिक चाहता है। इसलिए स्पष्ट था कि बंगाल का विभाजन हिंदू और मुसलमानों में फूट डलवाने के लिए किया गया था। यही कारण था कि न केवल बंगालियों ने बल्कि सब भारतीयों ने बंटवारे को राष्ट्रवाद के लिए चुनौती समझा। अगला, विदेशों में घटनाएं। 19वीं शताब्दी के अंत में विदेशों में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जिन्होंने भारतीयों को बहुत अधिक प्रभावित किया और उनको स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा दी। 1886 ईस्वी में इटली अबेसिनिया के द्वारा और रूस 1905 में जापान के द्वारा हराया गया। इसके बाद भारतीयों का विश्वास हो गया कि यूरोपीय शक्ति अजय नहीं है और उनको भी हराया जा सकता है। इसलिए वे अंग्रेज़ों को अनेक तरीकों से हराने की बात सोचने लगे। अगला, सूरत कांग्रेस में फूट। 1906 में गोखले ने बनारस में अपने अध्यक्षीय भाषण में बंटवारे की निंदा की थी और स्वदेशी आंदोलन को स्वीकृति दे दी। 1906 में उग्रवादियों ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए लोकमान्य तिलक का नाम तय किया, परंतु नरम दल के कांग्रेस ने इसका विरोध किया और अंत में दादाभाई नौरोजी को कलकत्ता कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। इसमें भी उग्रवादियों ने स्वराज्य, स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रस्ताव पास करवाई लिए। इसलिए यह अधिवेशन भी उग्रवादियों की जीत था। इस अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस का लक्ष्य अंग्रेजी साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों की भांति भारत के लिए भी अधिराज्य की स्थिति प्राप्त होना बताया। यद्यपि 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में उग्रवादी दल की सारी बातें मान ली गई, परंतु उदारवादी दल उन सभी बातों के लिए व्यवहार में तैयार नहीं था। ब्रिटिश सरकार उनसे आगामी सुधारों की बातचीत कर रही थी। वे सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का आंदोलन चलाने के पक्ष में नहीं थे। इतना नहीं
बल्कि वे कांग्रेस के संविधान में संशोधन करना चाहते थे ताकि 1909 ईस्वी में स्वीकृत सिद्धांत औपनिवेशिक स्वराज, विदेशी कपड़े का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का अपनाना यह समाप्त हो जाए। उग्रवादी इसके लिए तैयार न थे, इसलिए कांग्रेस के दोनों गुटों में मतभेद की खाई लंबी चौड़ी होती गई। और जब 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो दोनों गुटों ने कांग्रेस पर अपना अपना प्रभुत्व जमाने के लिए पूरा यत्न किया। उदारवादी दल या नरम दल ने डॉक्टर रास बिहारी घोष का नाम अध्यक्ष या प्रधान पेश किया। उग्रवादियों ने लाला लाजपत राय का नाम पेश किया। श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय को प्रधान चुनाने के लिए इसलिए उत्सुक थे क्योंकि वे लाला लाजपत राय की अभी जेल से छूट कर आए थे और ब्रिटिश सरकार को बतलाना चाहते थे कि जिस व्यक्ति को उसने जेल में ठूसा था उस व्यक्ति का भारतीय जनता में कितना मान सम्मान और जनता सरकार के कितने विरुद्ध है। उदारवादी लाला लाजपत राय का विरोध करना चाहते थे और उनका उस समय कांग्रेस में बहुमत भी था। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में चुनाव लड़ना ठीक न समझकर लाजपत राय जी ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद उग्रवादियों ने खुले चुनाव की मांग की क्योंकि परंपरा के अनुसार पिछले अधिवेशन की स्वागत समिति का अध्यक्ष प्रधान बनता था। तिलक इस बारे में एक भाषण भी देना चाहते थे परंतु उन्हें बोलने की आज्ञा नहीं दी गई। इस बात पर सूरत अधिवेशन में बहुत शोर मचा और नए चुने हुए प्रधान रास बिहारी घोष ने कांग्रेस की बैठक को स्थगित कर दिया और इस प्रकार से यहाँ कांग्रेस के दो भागों में बढ़ गई। एक उग्रवादी विचारधारा के लोग और दूसरे उदारवादी विचारधारा के लोग। धन्यवाद।